इस गांव में जो आपने अपनी 10 बीघा खेती में अनाज की फसल बोई थी वो जलकर राख हो गई। रविशंकर चौंक गया। क्या बकवास कर रहा है? मेरी फसल जलकर राख कैसे हो सकती है? रविशंकर जी, हमारा गांव जंगल के बीच में है। आपको याद होगा, गर्मी की वजह से कुछ दिनों पहले जंगल में अचानक आग लग गई थी। उस समय तो आप खुश हो रहे थे। तब मैंने आपसे कहा था कि किसी भी तरह सरकार को सूचित कीजिए और आग बुझवाइए, लेकिन आपने कहा था कि क्या आपने पूरे जंगल का ठेका ले रखा है? मैंने ये भी कहा था कि अगर आग गांव तक पहुंची तो सबका सत्यानाश हो जाएगा। ये सुनते ही रविशंकर घबरा गया। भगवान, इसका मतलब आग आज गांव तक आ गई। इसका मतलब है कि आग की लपटें मेरी हवेली तक भी पहुंचने वाली होंगी। विमल ने सिर हिलाया। नहीं रविशंकर जी, आग कल रात ही आपके खेत तक पहुंची थी। आपकी फसल जलकर राख हो गई और फिर अचानक आग बुझ गई। ये कहते ही विमल मुस्कुराने लगा। मेरी बर्बादी पर तू खुशी ऐसे मना रहा है जैसे तेरे मन की मुराद पूरी हो गई हो। रविशंकर ने एक जोरदार झापड़ विमल के गाल पर जड़ दिया और गुस्से में हवेली के अंदर चला गया। अरे कौशल्या, सुनती हो कौशल्या? क्या हुआ? क्या हुआ? हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। रविशंकर ने सारी घटना कौशल्या को बता दी। कौशल्या सिर पकड़कर बैठ गई। हे भगवान, अब क्या होगा? आपने उस फसल में बहुत ज्यादा रुपए खर्च किए थे। आप तो फसल बेचकर इस गांव की पूरी मंडी पर कब्जा जमाना चाहते थे, लेकिन आपका सपना तो अधूरा रह गया। रविशंकर बैठ गया। हाँ, सपना तो अधूरा रह गया, लेकिन इस फसल के जलने से मेरे बाकी कारोबार पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। रविशंकर नाराज होकर हवेली के कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गया। अगले दिन कौशल्या रविशंकर के पास आई। अब मुंह फुलाकर बैठने से क्या होगा? जो हो गया सो हो गया। रविशंकर ने गुस्से से अपनी पत्नी की ओर देखा। बकवास मत करो। मेरा नुकसान हो गया है और तुम ऐसे बोल रही हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं सोच रहा हूँ कि इस नुकसान की भरपाई कैसे करूँ। कौशल्या गहरी सोच में डूब गई। एक ही उपाय है। हमारी हवेली में आपके पूर्वजों का बहुत सारा कबाड़ पड़ा हुआ है। अगर उस कबाड़ को इकट्ठा करके बाजार में बेच देंगे तो लाखों रुपए मिल जाएंगे। आपके नुकसान की भरपाई हो जाएगी। रविशंकर मुस्कुरा दिया। क्या बात है, तुम्हारी खोपड़ी तो लोमड़ी की तरह काम करने लगी है। चलो, शुभ काम में देरी नहीं करते। रविशंकर अपनी पत्नी कौशल्या के साथ हवेली के अंदर कबाड़ खोजने लगा। खोजते खोजते वे एक ऐसे कमरे में पहुँचे जो काफी समय से बंद पड़ा था। जैसे ही दोनों कमरे में दाखिल हुए, मुझे तो बहुत तेज गर्मी लग रही है। रविशंकर ने ऊपर देखा, वहाँ एक पंखा लटका हुआ था। इसे चला कर देखता हूँ, शायद चल जाए तो कुछ राहत मिले। रविशंकर ने पंखा चला दिया और कुर्सी पर बैठ गया। खेत के जलने से मुझे कम से कम 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। काश ये नुकसान नहीं होता। काश 10 लाख रुपए का इंतजाम ऐसे ही हो जाता। रविशंकर इतना कह ही रहा था कि अचानक चलते पंखे से नोट गिरने लगे। कौशल्या चौंक गई। हे भगवान, ये पंखा तो जादू ही निकला। हाँ कौशल्या, मैं भी अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी हवेली में ऐसा जादुई पंखा भी है। कुछ ही देर में नोट गिरना बंद हो गए। रविशंकर और कौशल्या ने मिलकर पैसों की गिनती की। ये तो पूरे 10 लाख रुपए हैं। इसका मतलब ये पंखा इच्छा पूरी करने वाला पंखा है। मैंने कुर्सी पर बैठते समय 10 लाख रुपए ही मांगे थे और देखो, पूरे 10 लाख मिल गए। रविशंकर खुशी खुशी अपनी पत्नी कौशल्या के साथ वहाँ से बाहर चला गया। इसके बाद जब भी रविशंकर को कारोबार में नुकसान होता, वो उसी पंखे वाले कमरे में जाता, पंखा चलाता और जितने पैसों का नुकसान होता उतनी रकम मांगता। हर बार पंखे से नोट गिरने लगते। समय ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन कौशल्या ने रविशंकर से कहा,
आप हमेशा उतने ही पैसे मांगते हैं जितने की आपको जरूरत होती है। अरे उससे इतने पैसे मांगिए कि हम बहुत ज्यादा अमीर बन जाएं। रविशंकर कुछ देर सोच में पड़ गया। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। चलो पंखे से कहते हैं कि वो हमें इकट्ठे 10 करोड़ रुपए दे दे। इतना कहकर रविशंकर अपनी पत्नी कौशल्या के साथ पंखे वाले कमरे की ओर चल पड़ा। रविशंकर ने कमरे में पहुंचते ही पंखा ऑन किया। हमें तुम इकट्ठे 10 करोड़ रुपए दे दो। पंखा चलता रहा लेकिन उसमें से एक भी पैसा नहीं निकला। ये देखकर कौशल्या चौंक गई। लगता है तुम्हारे कहने में गलती हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ज्यादा पैसे मांग लिए? रविशंकर झंझला गया। रुको, पहले 1 करोड़ मांग कर देखता हूँ। मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो। पंखा चलता रहा लेकिन इस बार भी कुछ नहीं निकला। रविशंकर अब चलते पंखे के सामने तरह तरह की मांगे करने लगा लेकिन पंखे से अब कुछ भी नहीं निकला। गुस्से में रविशंकर अपनी पत्नी कौशल्या के साथ कमरे से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही रविशंकर की नजर अर्जुन पर पड़ी और वो चौंक गया। अर्जुन रविशंकर का नौकर था। वो एक कमजोर और बहुत ही गरीब व्यक्ति था जो हवेली में साफ सफाई करके अपनी और अपनी पत्नी गौरी का पेट पालता था। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मना किया था ना कि हवेली के इस हिस्से में मत आना। आपने ही कहा था कि पूरी हवेली में पोछा लगाना है। पोछा लगाते लगाते यहाँ तक आ गया। रविशंकर चुपचाप अपनी पत्नी कौशल्या के साथ वहां से चला गया। उस दिन के बाद रविशंकर जब भी पंखे से कुछ मांगता पंखा कुछ नहीं देता। यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर भी जादुई पंखे ने रविशंकर को पैसे देना बंद कर दिया। एक दिन गुस्से में आकर रविशंकर ने पंखे को छत से उखाड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। अरे अरे, ये क्या कर दिया आपने? हाँ, क्योंकि अब इसने जादू करना बंद कर दिया है। अब ये मेरे किसी काम का नहीं। रविशंकर अपनी पत्नी कौशल्या के साथ कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन अर्जुन अपने घर पहुंचा। घर का दृश्य देखकर वो चौंक गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी गौरी फूट फूट कर रो रही थी। गौरी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रोना तो हमारी किस्मत में लिखा है। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है और हमारे घर पर एक पंखा तक नहीं है। अर्जुन निराश हो गया। तुम पंखे की बात कर रही हो गौरी? हमारे घर तो बिजली तक नहीं है। खाने का जुगाड़ तो बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। क्यों ना तुम रविशंकर जी से बात करके देखो। उनके पास तो बहुत सारे पैसे हैं। वो तुम्हें एक पंखा तो दिला ही सकते हैं। दिन तो जैसे तैसे दूसरों के घर बर्तन मांजकर कट जाता है लेकिन रात बहुत मुश्किल से कटती है। सारी रात शरीर पसीने से नहाया रहता है। अर्जुन कुछ देर गहरी सोच में डूब गया। तुम चिंता मत करो गौरी, मैं कल रविशंकर जी से इस बारे में जरूर बात करूंगा। अगले दिन अर्जुन रविशंकर की हवेली पहुंचा। रविशंकर जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। रविशंकर ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराया। तेरे जैसे भिखारी को मुझसे क्या जरूरी बात करनी है? जल्दी बोल, मुझे बहुत जरूरी काम है। अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर हिम्मत जुटाकर बोला, रविशंकर जी, मैं आपकी हवेली में इतनी मेहनत से काम करता हूँ और आज तक मैंने आपसे कभी धन नहीं मांगा। धन मांगने की तेरी औकात भी नहीं है। तुझसे काम करवा रहा हूँ, यही तेरे लिए बहुत है। तू शरीर से बीमार है, मेहनत का काम कर नहीं सकता। तुझे तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए कि मैंने तेरी हालत पर तरस खाकर तुझे काम दिया और अपनी हवेली का बचा खुचा भोजन तुझे दे देता हूँ, जिससे तू और तेरी पत्नी जिंदा रहे। रविशंकर जी, आप जानते हैं कि इस समय गांव में कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है। मुझे आप इतने पैसे दे दीजिए कि मैं बाजार से अपने घर के लिए नया पंखा खरीद सकूं। मेरी पत्नी को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। ये सुनते ही रविशंकर गुस्से से भर गया। पंखे के लिए पैसे दे दूं? अरे तुझे पता भी है कि पंखा मुफ्त में नहीं चलता। उसके लिए बिजली खर्च होती है और बिजली का बिल भी भरना पड़ता है।
क्या तेरे पास इतने पैसे हैं कि तू बिजली का बिल भर पाए? अर्जुन ने कुछ देर नीचे नजर की। मैं कुछ न कुछ देख लूंगा। रविशंकर हंसने लगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।